सभामुख महोदय, सबसे पहले तो मैं आर्थिक मामला मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ये छलफल में लाके देर से ही सही 2 दिन 4 दिन के ही सही मौका दिया गया, लेकिन कुछ जगह मैं नोट की हूँ, उस बात सबको यहाँ पे रखना चाहती हूँ। जैसे गरीबी जोखिम के बात बोले हैं और भूखे किसी को नहीं मरने देंगे, इस तरह के बात है। और हम ये कहना चाहते हैं जो हम किस प्रदेश में हैं, कैसा प्रदेश है, हमारा राज्य सरकार कैसा है, जो यहाँ पे दारू पी के लोग मर जाता है उसको हम जाके 3 लाख रुपया दे आते हैं, 1 लाख रुपया घोषणा कर आते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन कोई भूख से बॉर्डर पर सड़क पर मर गए उसके लिए हम आज तक बोल भी नहीं पाए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी हो, जो भूख से मर गए हैं उसके लिए बोले, उसके परिवार के लिए बोल दे, ये सरकार से अनुरोध करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्वास्थ्य के अवस्था जो बारे में बोले, हम वहाँ पे ये कहना चाहेंगे जो तीसरा बजट हम लोग संचालन कर चुके हैं, वो कैसे संचालन किए, कितना संचालन किए, क्या हुआ, वो हम लोग के बीच में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक अगर 3 साल में ढूंढा जाए तो हम लोग क्या क्या किए, तो कुछ ऐसा उंगली पर गनाने वाली काम दिखाई नहीं देती है। और आज भी जो काम सब दिखाई दे रही है इस बजट में, तो शायद फिर तीसरे साल जैसे चौथा साल भी होने वाला है कि वो दिखाई दे रहा है। हम ये कहना चाहेंगे अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग को काम करना है तो स्पेशल कुछ एक जगह लगानी कीजिए चाहे, लेकिन एक नमूना काम कीजिए जो कल के दिन में ये दिखाई दे जो लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री थे, विजय यादव थे तो ये काम किए। लेकिन अभी तक आप लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप ये दिखावे जो ये काम हम अपना कार्यकाल में किए हैं। इसलिए ये अनुरोध करेंगे जैसे प्रादेशिक अस्पताल अब जनकपुर में बनाए हैं उस तरह से, बल्कि हर एक जिला में अस्पताल सब है, उसको जो हम 2 से सैया, 2.5 से सैया और 3 से सैया के बात कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है जो है उसको स्तर उन्नति कीजिए और उसमें बल्कि नमूना काम कीजिए। जैसे मैं अपने जिला से बात कर दूं, मेरा जलेसर मेरे ही क्षेत्र में वो अस्पताल है और वो अस्पताल आज का नहीं है, वो आज भी उस अस्पताल में जाके देखिएगा तो दीवार पर आज भी वीर अस्पताल का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। वो तब का अस्पताल है, वो अंचल अस्पताल था उस वक्त। आज उस अस्पताल का जो हालत देखते थे तो शर्म आती थी जी ये हमारी अस्पताल है। बड़ा मुश्किल से अभी 50 सैया का हम लोग घोषणा किए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं वो पहले भी सरुआ रोग अस्पताल के नाम पर जाना जाता था, ऐसा स्पेशल व्यवस्था कीजिए जो एक कोई बीमारी के नाम पर उस बीमारी का इलाज वहाँ पे हो। इस तरह से विभिन्न जगह का अस्पताल के हम लोग संचालन करें, कोई सरुआ रोग होगा, कोई हार्ट का होगा, कोई कैंसर का होगा, इस तरह से कुछ स्पेशल काम कीजिए जो जहाँ पे हम लोग का इलाज हो पाए। उसके बाद हम लोग पूर्वाधार की बात करते हैं, सड़क पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है मंत्री जी सब आते हैं तो आंख मूंद के आते हैं कि आँख रास्ते उसते पर देखते नहीं है। शायद हम लोग का नॉर्म्स भी है जो अगर कोई काम हो रहा है सड़क पर तो आप रास्ता अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, आपको उसका विकल्प देना पड़ता है। लेकिन आप प्रदेश सभा में आते हैं तो चारों तरफ से रास्ता बंद है और मंत्री जी सबको पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं, उस ठेकेदार को हम कुछ कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे प्रारंभिक व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं, उस पर कहीं किसी को ध्यान गया हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम लोग शिक्षा में सुधार के बात किए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं यहाँ पे विद्यालय के बात भी किया गया है। और मुझे ये मालूम है जो हमारे ही मंत्रालय में संघीय सरकार से एक चिट्ठी है जो आप 12 क्लास तक आप कोई लगानी नहीं कर सकते हैं, वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत है और उसमें स्थानीय सरकार ही लगानी करेगी। तो फिर आप विद्यालय में क्या लगानी कीजिएगा, आपका लगानी यहाँ पे कैसे करेंगे आप, वो हमको यहाँ पे पता नहीं आया और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम ये बात कोट करना चाहें जो जब वो स्थानीय सरकार ही लगानी करेगी, हम कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम उसमें करेंगे क्या। दूसरा नमूना अभी हम लोग पेश किए हैं जो हम लोग संचार माध्यम से बैठक चलाने के लिए कार्यविधि संशोधन किए हैं। ये आपकी आवश्यकता थी इसलिए हम लोग आज किए हैं, जब सामने में आई है तब, क्योंकि कल तक ये चीज़ की हम की सोच ही नहीं पाए जो कल के दिन में भी कभी ये आवश्यकता आ सकती थी। उसी तरह आज शिक्षा में आप देखिएगा तो अब संचार माध्यम से स्कूल चलाने की अवस्था आ गई है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वो व्यवस्था करने की अवस्था आ गई है। लेकिन कहीं हम उस विषय पर कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं समझे हैं, उस पर हम लोग को बोलना चाहिए। दूसरी सिंचाई में हम लोग बात किए हैं,
सिंचाई में हम लोग डीप ट्यूबवेल बहुत सारा जरान करने की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जो एक डीप ट्यूबवेल बनाने में लगभग आपका 1 करोड़ खर्चा है, और इस 1 करोड़ से आपका 10 ट्यूबवेल जो जरान हुआ है पहले से ही, वो मरम्मत की जरूरत है, वहाँ पे हम लोग लगानी नहीं करते हैं। क्यों, वहाँ पे क्यों नहीं हम लोग लगानी कर पा रहे हैं? मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में अभी भी 8-10 वैसा ट्यूबवेल है जो पहले से जरान हुआ है, लेकिन वो सुचारू नहीं है। उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के वजह से वो सब बंद पड़ी हुई है। लेकिन हम लोग नया नया संचालन करने के लिए योजना दिए हैं। ये काम करने से जरूरत मुझे लगता है जो थोड़ा बजट में अगर ज़्यादा उपलब्धि हो सके तो उसको प्राथमिकता में क्यों नहीं, उसको प्राथमिकता में रखा जाए। दूसरी बात, हमारे ही मंत्रालय से, हमारे ही प्रदेश सरकार से बहुत सारा डीपीआर सब बनाया गया है, वो हमारा लगानी है, हमारा प्रदेश का लगानी है। 2 पैसा ही चाहे वो एक डीपीआर बनाने में लगता है, 3-4 लाख से कम नहीं खर्चा होता है, लेकिन आप खर्चा कर लिए हैं एक डीपीआर में, काम फिर तीसरे में कर लेते हैं, तो उस पैसा का कौन माए बाप हुआ, कहाँ खर्चा, क्या मतलब रह गया। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे जिसमें ये कोट किया जाए जो डीपीआर हुआ जो है जिस सड़क का, उसको प्राथमिकता के साथ पहले प्राथमिकता में रखा जाए, और डीपीआर हुआ जो सड़क है उसको पहले हम लोग बनावे, तो शायद ज़्यादा हम लोग को जो 2-4 लाख रुपया जो खर्चा हुआ है उसका भी उपलब्धि हम लोग को मिलेगी। उसके बाद ये 13 नंबर बुदा में है, जो आंदोलन में जो घायल शहीद है उनके लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस जिला से हैं जो उस जिला में आज भी आंदोलन में घायल थे, उन केस में जेल में पड़ा हुआ है, और वो हर हफ्ता एक बार हम लोग को फ़ोन किया करते हैं जो हम लोग के परिवार में समस्या है, हमारे बच्चा को पढ़ाने में समस्या है, मेरे घर के चूल्हा जलाने में समस्या है। तो क्या जो हमारे ही आंदोलन के लिए, हमारे ही अधिकार दिलाने के लिए जो आज खून केस झेल रहे हैं, क्या उसके परिवार के लिए हम लोग को सोचना है कि नहीं, उसको भी ध्यान देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। उसके बाद छुआछूत का तो अंत हो चुका है, हमारा संघ सरकार से ही पहले से नियम पास हो गया है, फिर भी हम लोग छुआछूत अंत करने के लिए समिति गठन करेंगे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उच्च स्तरीय जातीय छुआछूत अनुगमन समिति किसके लिए? जब छुआछूत अंत हो चुका है तो फिर किसके लिए ये छुआछूत अंत के लिए समिति गठन किया जाएगा, ये हमको समझ में नहीं आया है, इसलिए इसको एक बार हम लोग को जानकारी दे दे जो ये क्या है। उसके बाद हम एक बार और कहेंगे, स्वास्थ्य में जो अभी भी जैसे कोरोना का जो अवस्था है, अभी बहुत सारी महिला जो प्रेग्नेंट है ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, वो अस्पताल आने की अवस्था में नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना आज ही खत्म होने वाला नहीं है, ये चलेगी 2 साल तक, तब तक हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद बर्थिंग सेंटर हम लोग बहुत सारा संचालन किए हैं, लोग नाम की बर्थिंग सेंटर सब है, हम लोग सुविधा संपन्न बर्थिंग सेंटर अगर एक क्षेत्र में एक ही सही बना दे तो हमको लगता है वो शायद उपयुक्त होता। ये माटी में पानी बहाने की जैसे इधर 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 छू छू के भागने, जैसे हम लोग खेलते थे बच्चे में, पास की तरह मत कीजिए लगानी, ये बजट इस तरह नहीं छीटिए, जो यहाँ भी छूना है वहाँ भी छूना है, एक ही जगह छूइए जहाँ पे हम उसका निर्णय कुछ कर सके, उसका रिजल्ट दिखाई दे। इस तरह से अगर हम लोग लगानी करेंगे तो शायद जनता में ये भी दिखाई देगी जो आप काम किए हैं, नहीं तो ये छीटने हमको नहीं लगता है जो कुछ उससे ज़्यादा दिखाई देगा। उसके बाद संघीय सरकार जो अभी बजट निर्धारण किए हैं, वहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, जो स्थानीय सरकार के लिए जो बजट दिया गया है वो पार्टी देख देख के बजट है। मैं अन्य जिला की रिकॉर्ड नहीं जानती, लेकिन मैं अपने जिला के रिकॉर्ड बता दूं, जो जिस नगर पालिका में मेयर कम्युनिस्ट के है या कांग्रेस के तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम्युनिस्ट के और माओवादी से जो जीते हुए थे, उसमें जो बजट है उससे आधा बजट अन्य नगर पालिका में है। जहाँ पे राजपा के, समाजवादी के या कांग्रेस के जो मेयर है या अध्यक्ष है, वहाँ पर आधा बजट है। तो क्या ये मापदंड ऊपर से क्यों लाया जा रहा है, इसको अंत होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे, एक बात जरूर कहेंगे, जो हम लोग नीति कार्यक्रम तो 3 बार पास कर चुके हैं, लेकिन नीति कार्यक्रम एक तरफ रहती है, हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ, इसका अंत कीजिए। बार बार ये बात हो रही है, जो हम लोग बोलते हैं, राय सुझाव देते हैं, आप डॉक्यूमेंट में भी ले आते हैं, लेकिन पिछले बार तो ये हुआ जो रेड बुक भी देखने को नहीं मिला। लेकिन हम इस बार ये अनुरोध करेंगे, जो आप लोग जो योजना लाना है, 3 साल योजना संचालन में हम फेलुअर है, हमारा सरकार फेल है, 3 सरकार योजना संचालन नहीं कर पाई है, ये सत्य है। पिछला साल का हालत आपको पता है, इस साल आप देख ही लिए। तो क्यों, कोरोना तो बैसाख में आया, उससे पहले हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पाए,
हम लोग को साल भर क्या आषाढ़ में आके हम लोग सिर्फ काम करने के लिए दिन देखते रहते हैं, जो कब बारिश होगी तब हम काम करेंगे। तो इसका अंत कीजिए और जो भी योजना करना है वो रेट रोक दीजिए। मंत्री जी सबको यो क्यों लगता है जो आवंटा बजट रहेगा तो हम अपने मन से करेंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि अगर रेड बुक में आप ले आएंगे तो कल आप नहीं भी रहेंगे तो आपका योजना संचालन होगा। फायदा और घाटा दोनों चीज को हिसाब कीजिए, सिर्फ एक तरफ से हिसाब नहीं कीजिए। और जो भी योजना लाना है आप रेड बुक में लाइए और फागुन से योजना संचालन कीजिए। नहीं तो अब आप 3 साल तो आप फेल हो गए हैं, अब 2 साल बचा है आपके पास। अब ये 2 साल में आपको क्या करना है वो करके दिखा लीजिए, नहीं तो ये साल भी आपको बर्बादी के कगार पे हम लोग जा रहे हैं। इसको ध्यान देके ये सिर्फ कागज में बजट या कार्यविधि नहीं लावे। कार्यविधि जो लाते हैं हम लोग ये नीति कार्यक्रम सब कागजे में सीमित रह जाता है। हम लोग चलते एक तरफ और कहते कुछ और। उसके बाद चूरिया के बाद जो बोले हैं, चूरिया हम लोग का जो है जिंदगी है। अगर जीवन का सच में जीना चाहते हैं तो चूरिया को